ये जो साइटोसोल है इसमें हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है पायरोविक एसिड। ये पायरोविक एसिड कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ है? अभी इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ है। अब ये पायरोविक एसिड इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। गौर करें जरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल गौर से देखें, इस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दिस इज जनरली कॉल्ड, अच्छा चलें आसान कर देते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस वन इज द इनर इनफोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके अंदर जितना भी रीजन होता है इसको आप मैट्रिक्स कहते हैं, बट दिस रीजन इज स्पेसिफिक कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। गौर करें जरा, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको कहा जाता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए, ठीक है। अब यहां से ये पायरोविक एसिड इंटर होगा इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब इधर ये आ जाए तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होगा। देखें, इसमें 3 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, साथ में एक NAD, दिस विल इंटर एंड लीव एज NADH2, यानी अगेन ये कोएंजाइम ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, ये रिड्यूस हो गया। रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम अकर इन दिस प्रोसेस, सो दैट इज व्हाई द प्रोसेस, ये पायरोविक एसिड फर्दर यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। पायरोविक एसिड फर्दर यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये NAD रिड्यूस हो रहा है तो ये सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला गया तो ये पायरोविक एसिड अब कन्वर्ट हो गया है किस चीज में? एसिटाइल ग्रुप में। एसिटाइल ग्रुप। दिस एसिटाइल नाउ कंटेन 2 कार्बन्स। अब इस एसिटाइल में 2 कार्बन है। बहुत आसान है, ये एसिटाइल यहां से गुजरेगा तो ये कोएंजाइम ए भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब कोएंजाइम ए इसके साथ कंबाइन होगा तो ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये इस मैट्रिक्स में इंटर हो जाएंगे, ठीक है। पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, NAD रिड्यूस इनटू NADH2, पायरोविक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिटाइल, एसिटाइल के साथ कोएंजाइम ए कंबाइन हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है। व्हाई दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन? दिस लिंक साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और दिस रिएक्शन लिंक ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। अब ये पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर उसके जो जनरल इंफॉर्मेशन हैं, जो चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो फिर लिखते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां आ गया। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, ये कोएंजाइम ए इससे रिलीज हो जाएगा। कोएंजाइम ए इससे रिलीज होगा और यहां पे इस मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है ऑक्सिलो एसीटेट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस साइकिल। ये प्रीवियस साइकिल का एंड प्रोडक्ट है और इस ऑक्सिलो एसीटेट में 4 कार्बन है। अब आपको पता है कि इस एसिटाइल में 2 कार्बन है, तो बिल्कुल गौर से देखें जरा, इसको सीखने की कोशिश करें। यहां ये ऑक्सिलो एसीटेट कंबाइन हो जाएगा इस एसिटाइल के साथ। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो 4 कार्बन एंड 2 कार्बन, इससे यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ स्टेबल प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिट्रेट।
इस सिट्रेट में 6 कार्बन है, 4 कार्बन एंड 2 कार्बन। जब ये कंबाइन होते हैं तो सिट्रेट बनता है। सिट्रेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। याद रखें, इस सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3COOH जो है ये इसके अंदर है। ये इधर यहां पे लिख रहा हूं, बाद में एक पॉइंट की तरफ आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वजह से इसका एक नाम भी है। गौर से देखते जाएं। अच्छा जी, ये जो सिट्रेट है, दिस सिट्रेट विल नाउ बी आइसोमराइज into another molecule, another 6 carbon molecule called isocitrate. What is the difference between citrate and isocitrate? ये आपने मुझे बताना है। सिट्रेट में भी 6 कार्बन है, आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन है। मैं इतना आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आप मुझे बताएं कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। क्लियर हो गई ये बात? Look at the very next process. This isocitrate will release a carbon dioxide. Isocitrate एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। जब रिलीज होगा तो अगेन यहां एक NAD रिड्यूस इनटू NADH2। NAD रिड्यूस होगा NADH2 में। जरा देखें, आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाए तो यहां पे 5 कार्बन रह जाएंगे, एंड दैट 5 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट। दिस 5 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब बहुत आसान है, जिस तरह ये स्टेप हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NAD कन्वर्टेड इनटू NADH2, सेम स्टेप विल अकर हियर। सेम स्टेप इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ भी होगा। यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एंड अगेन अनदर NAD विल रिड्यूस इनटू NADH2। क्लियर हो गई ये बात? तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट से एक और कार्बन चला गया, उसमें 5 कार्बन थे, अब 4 रह गए हैं। दैट 5 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सक्सिनाइल। और ये जो कोएंजाइम A यहां रिलीज हुआ है, ये कोएंजाइम A आके इस सक्सिनाइल के साथ कंबाइन होगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज नाउ कॉल्ड सक्सिनाइल कोएंजाइम A। स्टेप वाइज मेरे साथ चलते जाएं ताकि आपको इस चीज की समझ आए। नाउ दिस सक्सिनाइल कंटेन, गौर से मेरी तरफ देखें, दिस सक्सिनाइल कंटेन 4 कार्बन। ये कोएंजाइम A अटैच हुआ, दोबारा से रिलीज हो जाएगा। कोएंजाइम A अटैच हुआ, दोबारा से रिलीज होगा। देखें, पॉइंट है इंपॉर्टेंट। जब ये रिलीज होगा तो यहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज होगी। जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन, चलिए कंबाइन GDP विथ फॉस्फेट। सो नाउ इससे बन जाता है GTP। द एनर्जी ऑफ GTP एंड ATP इज इक्वल। इसलिए आप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ATPs की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको आपने ATPs में गिनना होगा। क्लियर हो गई बात? ये कौन से लेवल की फास्फोराइलेशन है? GTP बन रहा है तो फास्फोराइलेशन है। रिमेंबर, ये फास्फोराइलेशन जो हो रही है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल की फास्फोराइलेशन है। क्लियर है? तो अब कोएंजाइम A तो चला गया है। ये जो सक्सिनाइल है, सक्सिनाइल, ये सक्सिनाइल अब कन्वर्ट हो गया है एक और 4 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको कहा जाता है सक्सिनेट। 4 कार्बन मॉलिक्यूल है ये भी, इसको कहा जाता है सक्सिनेट। गौर करते जाएं। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, ये जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल है ना, ये कन्वर्ट होगा एक और मॉलिक्यूल में जिसको कहा जाता है फ्यूमरेट। इसको कहा जाता है फ्यूमरेट। मेरी बात गौर से सुने, इधर एक स्टेप आपने याद करना है। इसमें भी 4 कार्बन है, कार्बन रिलीज नहीं हो रहे। और डिफरेंस ये है, यहां पे अब एक FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में। इधर NADH2, इधर NADH2, इधर NADH2, एंड पे एक और भी NADH2 आएगा, बट दिस इज FADH2। बस सिंपल, F फॉर फ्यूमरेट, F फॉर FADH2।
आप इसको याद कर लें कि जहां पे फ्यूमरेट बन रहा है वहां पे FADH2 बनता है, बाकी कहीं पे FADH2 नहीं होता, बाकी सारी जगहों पे जो है NaDH2 है। नाउ दिस फ्यूमरेट विल गेन अ वाटर मॉलिक्यूल। ये फ्यूमरेट जो है ना, इधर गौर से देखें जरा, इसको क्लियर करें। ये फ्यूमरेट जो है ये यहां पे वाटर मॉलिक्यूल गेन करेगा। जब वाटर गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में। किस चीज में? मेलेट में भी 4 कार्बन है, मेलेट में भी 4 कार्बन है, इसमें H2O ऐड हुआ है। एक पॉइंट याद कर लें, क्रेब्स साइकिल में वाटर ऐड होता है और ग्लाइकोलाइसिस में वाटर रिलीज हो जाता है। ये मेलेट में जब कन्वर्ट होगा, सो मेलेट विल बैक कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। हाउ? व्हेन an NAD enter into the reaction and leave as NADH2, यानी ये रिड्यूस हो गया है। Now this process, ऑक्सैलोएसीटेट बन गया है, this ऑक्सैलोएसीटेट is now ready to do another cycle. Point number 1, MCQs के लिए कुछ चीजें याद करनी है। This process is called Krebs cycle. Why this is called Krebs cycle? Because this process were discovered by Hans Krebs, ठीक है, इसलिए इसको Krebs cycle. This process is also called citric acid cycle. Why this is called citric acid cycle? The first product is citrate. First product इसका citric acid है, इसलिए इसको citric acid cycle कहा जाता है। This is also called a TCA cycle. This is also called TCA cycle. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखिए, व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक? इस प्रोसेस के स्टार्ट में मैंने कहा था सिट्रेट कंटेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इस प्रोसेस को TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये भी कहा जाता है। अब हमने ये देखना है, इधर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे MCQs के लिए स्पेशली, कि इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं और इसमें कितने ATPs बन रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट ATP का अगर आपसे पूछे तो ओनली 1 ATP, डायरेक्ट ATP यानी ये सिर्फ 1 बन रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल ATPs, ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, टोटल ATPs, दिस टोटल नाउ मींस ऑक्सीडेटिव एज वेल एज सबस्ट्रेट लेवल, यानी यहां पे भी और इसी के कोएंजाइम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी, तो ये 12 होगा, 12 ATPs टोटल। कैसे? 1 NADH2, 2 NADH2, 3 NADH2 9 ATPs के बराबर है, 1 FADH2 2 ATP के इसके बराबर है, 11 और ये 1 GTP, तो ये 12 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लियर करा दूंगा कि हाउ 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATPs। क्लियर है ये बात? तो ये 2 पॉइंट्स तो स्पेशली आपने ATPs के लिए याद रखने हैं। तीसरी बात, फॉर वन ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी मर्तबा होगा? फॉर 1 ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल ये होगा 2 टाइम। क्यों 2 टाइम? हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में कि G3P हमारे पास 2 है, तो जो 2 G3P है वो इसी तरह चल के सारे प्रोसेस इससे कितनी मरतबा होंगे? 2 मरतबा होंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्रेब्स साइकिल होता कहाँ पे है, तो क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इसमें जरा पानी डालें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ये। क्लियर हो गई बात? दिस इज क्रेब्स साइकिल कंप्लीट। अब मेरी तरफ गौर से देखें, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, this is the product of link reaction, and these 4 things are the products of Krebs cycle, and this is the end product which is ready to do another cycle, जो एक और साइकिल भी यहाँ पे कर रहा है। यानी ये ऑक्सैलोएसीटेट प्रीकर्सर है, पड़ा होगा और इससे नेक्स्ट जो है वो साइकिल यहाँ पे होगा। बात क्लियर हो गई है? मुझे ये बता दें, आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये मैं पहले आसान कर देता हूँ कि 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATPs। ये मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लियर करा रहा हूँ, अभी इसके बाद की जो वीडियो है इसमें क्लियर करा रहा हूँ, पर यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। मुझे आप ये बता दें कि क्रेब्स साइकिल से ऑक्सीडेटिव ATP कितने बनते हैं? ऑक्सीडेटिव ATPs फ्रॉम
coenzymes of a Krebs cycle in electron transport chain। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस क्रेब्स साइकिल से जो कोएंजाइम जाएंगे वो कितने एटीपी देगा हमें? 1, 11, 12। इन तीन में से मुझे आंसर देना है, 1, 11, 12। इसमें से आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना होगा। क्लियर हो गई बात? देखिए अब बिल्कुल गौर से, अभी तक दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक कोएंजाइम्स गिनते हैं। साइटोसोल में हमारे पास 2 NADH2 बने थे, ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं फॉर 1 ग्लूकोज। साइटोसोल में 2 NADH2 बने थे और 4 ATPs बने थे, 2 यूज हो गए थे। और जब ये NADH2 इस मेम्ब्रेन से गुजरेगा ना तो ये 2 ATPs को और भी यूज करेगा। इसको हम बाद में जाके कैलकुलेट करते हैं। इधर लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2 बन गए हैं, एक बन रहा है बट रिएक्शन अकर्स ट्वाइस। इधर क्रेब्स साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं और एक FADH2 बनता है, बट दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो इज इक्वल टू 6, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी 6 NADH। टोटल NADH2 अभी तक एक ग्लूकोज से कितने बने हैं? 2, 4, 4 और 6, 10 NADH2 बने हैं, 2 FADH2 बने हैं। बाकी ATPs की कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करना है और उसमें यह सीखना है हाउ कोएंजाइम्स, रिड्यूस कोएंजाइम्स आर द सोर्स ऑफ ATP। कैसे ये जो कोएंजाइम्स है इससे ATPs बनते हैं। ठीक है, एक NADH2 से 3 कैसे, एक FADH2 से 2 कैसे, ये सीखना है। और फिर एक ग्लूकोज के लिए चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि कितने ATPs बनते हैं, कितने ATPs कंज्यूम होते हैं, एंड व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थोड़ा सा मैं पानी पी के आता हूँ ज़रा रिलैक्स होके।